Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 फरवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डेली बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर कनेक्ट होकर अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यहाँ पर जो भी हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए वन वर्ड क्वेश्चंस को लगा रखा है, मतलब कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से सुनना है। फिर लास्ट में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, इन सभी के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो को सुनना, लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। और उससे बड़ी बात यह है कि देखो, ये क्वेश्चन लगाने का मेन पर्पस बस इतना ही है कि आप लोग वीडियो को काफ़ी अच्छे से सुनो, देन उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चन की आंसर कीज़ को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल की आंसर कीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा, यहाँ पर ये वाला स्लाइड थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लगाकर लगाया गया है, ठीक है। तो लेकिन आई होप आप लोग को दिख यहाँ पर क्लियरली रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये 3000 किलोमीटर का एक लंबा रूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को कनेक्ट करता है और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। लेकिन इन दोनों के कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है, तो चाइना का जिंजियांग रीजन है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पर इनसफिशिएंट हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, तो वो सिचुएशन कहलाती है एनीमिया की। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट को बनाता है हर 10 साल बाद, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो वो आर्टिकल 82 के अंदर मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अभी तक 4 बार बैठा है और वो 4 बार कब कब डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ है, तो वो है 1952, 1963, 1973 और 2002। ये इन एक्ट्स के अंदर अलग अलग कमीशन बैठा है। आई होप आप लोगों ने इसको भी सही सही सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो एशियन वाइल्ड डॉग्स होते हैं इनका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इनका साइंटिफिक नेम है ढोल या फिर क्योन एल्पिनस करके इनको जाना जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, आज के टाइम पर लगभग 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो काम कर रही है, वो ऑपरेशनल है, वो चल रही हैं, तो वो कौन से कहाँ से बीच में चल रही हैं, तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में और दूसरी चल रही है न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में। आई होप आप लोगों ने सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए हैं और इसका पीडीएफ वगैरह वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग पर्टिकुलरली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो यहाँ पे बात की गई है रिस्टोरेशन ऑफ JCPOA। एक एक बात मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये आर्टिकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, जितना आप लोग इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। इनफैक्ट 2015 से लगातार ये चर्चा में है। तो JCPOA का मतलब क्या है, यह है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील के रीस्टोरेशन के बारे में चर्चा की है, क्योंकि ये जो डील है ये बीच में एक तरीके से रोक दी गई थी। इस डील को डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू यहाँ पर रोक दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा था। नाउ अब हम लोग समझेंगे इस डील के वापस हो जाने से भारत को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर आप लोग इस न्यूज़ को देख सकते हो। हुआ क्या है, हाल ही में यूएस ने यहाँ पर रीस्टोर किया है सैंक्शंस वेवर टू ईरान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो, ईरान के ऊपर ना बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, एग्जैक्टली जिसको हम लोग कार्टसा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे। अब क्या है, यहाँ पर जो बाइडन नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो जो बाइडन चाहते हैं ईरान के साथ जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको वापस से लेकर आया जाए। और ईरान न्यूक्लियर डील जब वापस से हम लोग करेंगे ईरान के साथ, तो उसमें जो सैंक्शंस है उसको हटा दिया जाएगा। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है कि यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस के ऊपर छूट देने के बारे में चर्चा की है और यूएस यहाँ पर सैंक्शंस के ऊपर छूट देगा ईरान को लेकर।
ठीक है। तो ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे, जिससे अगेन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया भर के अंदर। वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अभी 2-3 मिनट बाद आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बताया गया ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू लगाए गए थे, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसको हम लोग JCPOA बोलते हैं, मतलब जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से, और एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं P5+1 डील। तो ये चाहे वो JCPOA हो या ईरान न्यूक्लियर डील हो, चाहे P5+1, ये तीनों एक ही डील हैं। अब हम लोग इस डील का थोड़ा सा बैकग्राउंड को कवर करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि हुआ क्या है। ये जो JCPOA है, अब इसको हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो डील हुई थी ये P5+1 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी और ईरान के बीच में हुई थी। अब ये P5+1 कौन सी हैं? वो है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, देन उसके बाद रशिया, देन यूनाइटेड किंगडम, देन यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें रट गई होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार रटा रखी हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 सीट्स हैं, 10 यहाँ पर नॉन परमानेंट सीट्स हैं और 5 जो हैं परमानेंट सीट्स हैं। अब जो ये P5 है ना, P5 मतलब परमानेंट कंट्रीज़। ये 5 परमानेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो इसमें आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US, ठीक है। ये जो जर्मनी है ना वो बेसिकली +1 में आती है, इसी वजह से इसको हम लोग P5+1 बोलते हैं। P5 के अंदर ये सारी कंट्री, +1 में जर्मनी। तो इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर ईरान के साथ एक डील की थी 2015 के अंदर, ठीक है। अब वो डील किस चीज़ को लेकर थी? वो डील थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अब क्या हुआ है, वो डील आज के टाइम पर वापस से की जा रही है। बीच में क्या हुआ था अभी आप लोगों को बताता हूँ। नाउ ये जो डील हुई थी ना, इसको बैक किया था ओमान ने यहाँ पर सपोर्ट किया। ओमान की वजह से यहाँ पर डील हो चुकी थी। और मैं आप लोग के ध्यान के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। वो ध्यान के लिए चीज़ क्या है, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, कब हुई है? 2015 में ये डील हुई। और 2015 में ना, उस समय US के जो प्रेसिडेंट थे वो बराक ओबामा साहब थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जो बाइडन थे, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर करंट प्रेसिडेंट है। क्लियर हुआ? अब 2015 में डील हो गई, आगे आता रही कहानी। डील यहाँ पर P5+1 जिसको हम लोग जान रहे हैं, इसमें बोला गया जो ईरान है, ईरान ना अपने कंट्री में न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है इसके हो जाने से क्या होगा, ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आएगी, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकता है, परमाणु बम को बना सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी खतरा रहेगा। तो USA ने डील की ईरान के साथ कि भाई आप ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट मत करो, और इसके बदले में जो ईरान के ऊपर उस समय पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, उन सैंक्शंस को US हटा देगा। ईरान ने सोचा ठीक है, हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, हम लोग न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना बंद कर देंगे। तो ये डील यहाँ पर सेट हो गई, फाइनल हो गई। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, एक सेकेंड माइक गिर गया है, हाँ। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। देन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बाद कौन आते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते ही यहाँ पर इनके थ्रू एक काम किया जाता है। वो काम यह है, जो P5+1 डील है ना, इसके अंदर से US को ये विड्रॉ कर लेते हैं, US को बाहर निकाल लेते हैं। ये काम डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू किया जाता है। देखो ये तो कहानी अलग है कि US को बाहर निकाल लिया इस डील से, और साथ ही साथ बाहर निकलने के साथ साथ ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देते हैं। एग्जैक्टली काटसा सैंक्शंस यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, US बाहर निकल गया इस डील से, और ये ईरान के साथ डील की गई थी, और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम ईरान के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो हम लोग ईरान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अब ये मामला खत्म हुआ। अब क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप का समय भी खत्म हुआ। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडन। अब जो बाइडन एक तरीके से आपको पता होगा बराक ओबामा के काफ़ी हद तक समर्थक में रहते हैं। बराक ओबामा के टाइम पर जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सेम ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जो बाइडन ने वापस से यहाँ पर कोशिश की है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, इसको वापस से किया जाए। बस इतना सा ही मामला है, इस डील को वापस से किया जाए। ईरान के साथ हम लोग डील करेंगे, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं आज के टाइम पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, उन सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ ईरान हम लोग से बता देगा कि हम लोग ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये डील को वापस से लाने के बारे में अभी चर्चा की जा रही है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाएंगे, और यही आर्टिकल लगातार कवर किए जा रहे हैं दुनिया भर में। क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों ने समझ लिया। मैंने आपको सारी बातें जो भी बताई हैं ना, वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, इन्होंने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया उस डील से, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। हालांकि ईरान जो है सारी चीज़ें आराम से फॉलो कर रहा था,
ईरान सब कुछ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए चल रहा था। इस वजह से यूएस की काफ़ी निंदा की गई। बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस से कह रही थी आपने गलत किया है, जब ईरान सब चीज़ें फॉलो कर रहा है जो भी डील में सेट हुआ है, तो यहाँ से डील से क्यों बाहर निकल रहे हो, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आईं। लेकिन तब उसके बाद भी कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या होता है, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल सबके दिमाग में आना चाहिए और आएगा भी, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। वो ये है कि जब हम लोगों ने देखा ये डील हुई थी P5+1, इसमें से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूएस बाहर निकल गया, तो क्या बाकी जो कंट्रीज़ थी, बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो क्या इन कंट्रीज़ ने ईरान के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं रखे? तो इन कंट्रीज़ ने रखे हैं रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जो E3 ग्रुप बनाया गया, E3 मतलब यूरोपियन कंट्रीज़, इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी था। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी भी है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। तो इन तीनों ने मिलकर बोला हम लोग ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। इसी प्रकार से चाइना भी छुप छुप के ईरान के साथ व्यापार करने लगा। चाइना ने बहुत सारा सामान खरीदा, आपको पता है ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगने के बाद भी चाइना ने बहुत सारा सामान खरीदा, क्योंकि जो यूएस काटसा के सैंक्शंस लगाता है, ठीक है, ये जो काटसा के सैंक्शन है, इसमें यूएस ऑलरेडी बता देता है कि जैसे ईरान के ऊपर ये सैंक्शन लगाए गए तो ईरान के साथ ना अब कोई भी देश व्यापार भी नहीं करेगा, ईरान से कुछ खरीदेगा नहीं, इस कंट्री के अंदर कोई भी पैसा नहीं जाना चाहिए। तो आज के टाइम पर जो काटसा सैंक्शन है वो यूएस ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखे हैं और रशिया के ऊपर लगा रखे हैं। तभी आपको पता होगा जो रशिया से हम लोग S-400 डील करते हैं, इसको लेकर काफ़ी कंसर्न पैदा होता है कि भारत के ऊपर भी ये सैंक्शन लग सकते हैं, तो ये डर रहता है। तो अभी फिलहाल काटसा के सैंक्शंस ये कहते हैं कि जिस कंट्री के ऊपर भी लग गए उस कंट्री से कोई दूसरा देश व्यापार नहीं करेगा। लेकिन आप कह सकते हो ये डील खत्म होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हुई, उन्होंने यहाँ पर खूब व्यापार किया। व्यापार आप देख पाओगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में समझा दी हैं। तो अब आते हैं मेजर टॉपिक पर। अब लास्ट में टॉपिक ये बनता है कि चलो सब कुछ हमने समझ लिया, ये क्या होता है डील हमने समझ लिया, सैंक्शन क्या है सब कुछ हमने समझ लिया, लेकिन अब ये बताओ कि अब ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए हैं यूएस ने, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, ये अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ JCPOA, मतलब कि अब ये डील जब हो जाएगी तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत भरपूर मात्रा में व्यापार कर पाएगा ईरान से, जो कि आज के टाइम पर थम्स आ गया है, बिल्कुल रुक गया है। पहला तो चीज़ तो क्या होगी, पहली चीज़ हम लोग ईरान से कच्चा तेल खरीद पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया यूएस के काटसा सैंक्शन है, काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यूएस यहाँ पे सैंक्शन हटा देगा, तो इससे क्या होगा, भारत बहुत आराम से व्यापार कर पाएगा, किसके साथ, ईरान के साथ। तो ईरान से हम लोग कच्चा तेल खरीद पाएंगे। ईरान से कच्चा तेल हम लोग एक टाइम पे खरीदते थे, लेकिन इन सैंक्शन की वजह से हमने व्यापार को पूरा बंद कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भारत के अंदर तेल की जो दाम है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे, तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब आपको पता होगा ईरान में हम लोगों ने ना चाबार पोर्ट बना रखा है। जब आप लोग ये मैप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस मैप को मैं अगर जूम करूँ तो ये वाला मैप देखो, सारे मैप मैंने यहाँ पे लगा दिए, इनको आप लोग PDF में देख सकते हो। यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा। अब क्या है, ईरान में एक पोर्ट है चाबार पोर्ट। ठीक है, इस चाबार पोर्ट को ना भारत ने खुद डेवलप कर रखा है। तो अब क्या है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी प्रॉपरली हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे, इंडिया ईरान के व्यापार बढ़ेगा, उसके बाद व्यापार बढ़ने के बाद आप कह सकते हो इस पोर्ट का भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इस पोर्ट के माध्यम से हम लोग आगे भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक तो चाबार पोर्ट वाली बात हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखो, जो INSTC है, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा, इसमें भी ना ईरान का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो भारत का ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी तेज़ी से इन्हेंस होगा। अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटता है तो भारत का जो कनेक्टिविटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और इससे बहुत फ़ायदा होगा, हम लोग का व्यापार बढ़ेगा और हम लोगों की इकॉनमी के अंदर भी काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ये सारी बातें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, काटसा सैंक्शन क्या होते हैं और इसको हटाने से भारत को क्या फ़ायदा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर आप लोगों को एक एक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर देना। सारे क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं लास्ट में, उनको सॉल्व करना। प्लस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक रीच होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ द हिंदू का वीडियो आप लोग कवर कर रहे हो, तो आपके सारे करंट अफेयर बेसिकली कवर हो रहे हैं UPSC के पर्सपेक्टिव से।
आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज का सेकंड आर्टिकल अगेन एक बहुत बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। पर्वतमाला स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। हर साल यूपीएससी में आपने देखा होगा एक ना एक स्कीम, योजना, मिशन कुछ भी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग जीएस पेपर 2 से तो रिलेट करोगे, ठीक है। स्कीम्स के बारे में चर्चा की गई है। उसके साथ साथ एक टॉपिक और है, वो है जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, उससे भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चर्चा क्या की यही है, यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट देखो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाल ही में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो अभी बजट इन्होंने पेश किया है, आपको पता होगा बजट 2022-23 अभी 1 फरवरी को आया है, ये हमारी वित्त मंत्री लेकर आई थी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब इस बजट को लाया तो इसमें नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अब ये रोपवे जो अनाउंसमेंट हुआ है इस रोपवे प्रोग्राम का, इसको हम लोगों ने नाम दिया है पर्वतमाला स्कीम। अब ये नाम से समझ में आ रहा है पर्वतमाला, तो मतलब पहाड़ों के लिए ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, पहाड़ों को एक रोपवे से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये रोपवे क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने बराबर में एक सुंदर सा पिक्चर देख रहा होगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला पिक्चर अब हो गया प्रॉपरली जूम। इसको हम लोग बोलते हैं रोपवे। अब जैसे लिफ्ट होती है ना, केबल कार होती है, इसको हम लोग केबल कार ही बोलते हैं। तो ये रोपवे है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग होंगे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जो कनेक्टिविटी है वो इसी रोपवे के माध्यम से की जाएगी, इसी पर्वतमाला स्कीम के अंदर। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ डिस्कस करते हैं पहली चीज़ तो कि आखिरकार ये स्कीम क्या है। आप लोग अपने मेंस एग्जामिनेशन भी इन सब चीज़ों, मेंस एग्जामिनेशन में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है उसमें रिलेट कर सकते हो। तो स्कीम क्या है, बेसिकली जो स्कीम है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। यहाँ पर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि देखो पहाड़ों के अंदर बहुत मुश्किल काम है रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। रोड बनाने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च जाएगा, प्लस रोड निकालने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा, उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा, तो बहुत परेशानी है। और हिली एरियाज़ बहुत डिफिकल्ट एरियाज़ होते हैं। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है रोपवे। रोपवे से क्या करो, दो पहाड़ों को कनेक्ट कर दो, एक लिफ्ट के माध्यम से काफ़ी सारे लोग इधर से उधर ट्रैवल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसका मेन आइडिया है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मतलब जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना, बहुत ज़्यादा आसान बना देना। तो देखो पहाड़ों में लोग घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से तो जा ही रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये जो स्कीम है ना पर्वतमाला स्कीम, आज के टाइम पर बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगी। जैसे उत्तराखंड के अंदर रोपवे पे काम चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर रोपवे देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और भी बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पर रेगुलरली हम लोग काम कर रहे हैं इस स्कीम को लेकर। और साथ ही साथ जो ये बजट है ना, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस ये किया है कि लगभग 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स को हम लोग लगाने वाले हैं। जो 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स होंगे इनकी लेंथ लगभग 60 किलोमीटर्स के आसपास, 60 किलोमीटर की लेंथ होगी। इनको 2022-23 तक अवार्ड किया जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर रोपवे के बारे में एक एक बात समझ चुके हो, जो कि यहाँ पर ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। क्लियर हुआ? तो एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आएगा, आखिरकार इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन है, इसको लागू कौन कर रहा है, इसको आगे चलाएगा कौन, तो इसको भी समझो। देखो यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, जिसको मॉर्थ बोला गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हाथ में ही सारी चीज़ें है। यही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगी, यही यहाँ पर रोपवे को डेवलप करेगी, यही यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सोल्यूशंस वगैरह लेकर आएगी। इसका कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, पॉलिसी, सारा काम इस मिनिस्ट्री का करना है, ठीक है। तो फरवरी 2021 के अंदर, यानी पिछले साल की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, इस रूल को यहाँ पर इस अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर चेंजेस करे गए। और जिसकी वजह से यहाँ पे बोला गया कि अब जो ये मिनिस्ट्री है ना, ये मिनिस्ट्री रोपवे को भी देखेगी और रोपवे के साथ साथ ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है हाईवेज वगैरह को देखने के लिए भी। तो अगेन तो आपसे पूछा जाए पर्वतमाला स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, तो सिंपल सा याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर दूसरा दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि चलो हमने ये सब कुछ समझ लिया, पर्वतमाला स्कीम समझ में आ गई और इसका क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा भी समझ में आ गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंस में अगर हम लोग बात करें, पहली चीज़ इकोनॉमिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने जैसा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया पहले ही दिया, अगर हम लोग रोपवे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको तार बांधने हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर एक केबल कार लगानी है जिसके हिसाब से काम चलेगा। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। यहाँ पर हिली एरिया के अंदर जो भी एक डिफिकल्ट एरिया, वहाँ पे एक सीधी लाइन के माध्यम से आराम से रोपवे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप लोग खुद सपोज करो, वहाँ पे अगर हम लोगों को एक रोड बनानी होती तो रोड के लिए पहले तो हमें लैंड एक्विजिशन करना पड़ता, वो लैंड लेना होता, उस पर कंस्ट्रक्शन चलता काफ़ी लंबे समय तक, अपने आप में कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा रहता। तो उसका एक सोल्यूशन है यहाँ पर रोपवे। तो रोपवे का पहला इंपॉर्टेंस ये है।
इसमें पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि जब आप लोग ज़मीन खरीदोगे, रोड बनाओगे, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, कंस्ट्रक्शन पैसा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर बोला गया जो ये हमारा रोपवे है बेसिकली वो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी कम कॉस्ट में अच्छा काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया सिंगल लाइन है, तो आराम से इसका एक एडवांटेज मिलता है, चाहे कितना भी टफ एरिया हो, कितना भी हिल एरिया हो, तो इसके माध्यम से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मैंने आपको बताया कोई पोल्यूशन नहीं है, लो डस्ट एमिशन रहेगा, तो एक प्रॉपर एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, इससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा नहीं। और उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब देखो कनेक्टिविटी आराम से हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर 6000 से 8000 जो पैसेंजर्स हैं वो हर घंटे यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं इस केबल कार सिस्टम से, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो रोपवे है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, जो आपने भी सिग्निफिकेंस पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर सकते हो। पहला यहाँ पर क्या है कि देखो जो भी यहाँ पे लॉन्ग रोप स्पैन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि बड़ी बड़ी नदियाँ आ जाती हैं रास्ते में, बिल्डिंग्स हैं, रेविन्स हैं, रोड्स हो गया, तो कुछ भी हो भाई साहब हमें ऊपर से जाना है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो ये रोप है इस रोपवे में ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचेगा, किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो ये काम आराम से किया जा सकता है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद आगे बात की गई है इकॉनमी को लेकर। तो मैंने आपको बता दिया रोपवे में ज़्यादा खर्चा है नहीं, आराम से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी लगेगी, बट आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द रोड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पर इसमें फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी, और डेफिनेटली साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि जहाँ पर अगर हम लोग को रेल बनाना होता, कुछ बनाना होता, तो यहाँ पे टनल खोदनी पड़ती, ठीक है, यहाँ पे गुफाएं खोदनी पड़ती, बहुत कुछ काम करना पड़ता, तो वो सब यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा और बहुत आराम से यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी रोपवे के माध्यम से। आई होप आप लोग को ये रोपवे के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, इनके रिगार्डिंग भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पता होगा डेली में द हिंदू न्यूज़पेपर के वीडियो में मॉर्निंग में एक क्वेश्चन इस प्रकार का डिस्कस करता रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल बात करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। अब समर के टाइम पर क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका एक सीजनल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो माइग्रेशन है मतलब कि जो एनिमल्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ। कर्नाटका और तमिलनाडु से जो ये जानवर हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। और जो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरला में नजर आएगी, तो इसका जो जगह है वो ध्यान रखना। बोला जाता है जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर अपने आप में काफ़ी सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे, जैसे कि बोला गया यहाँ पर खाना अवेलेबल है, आराम से वाटर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो इससे यहाँ पर जानवरों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक केरला में स्थित है, मैंने आप लोगों को बताया केरला का मैप आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसको मैं अगर जूम कर दूँ तो आपको अब यहाँ पर नज़र आ गया होगा, ये है यहाँ पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर लोकेशन भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता चल चुका है केरला के अंदर ये लोकेटेड है। ये जो WWS है ना, मतलब वही वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक खुद इंटीग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसको बनाया गया था 1973 के अंदर। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डाला गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर यहाँ पर जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का थ्रू एक डेजिग्नेशन मिला है, वो यहाँ पर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस और भी दूसरे वाइल्ड लाइफ पार्क्स देखने को मिलेंगे जो कि इस रिजर्व के अंदर आते हैं, जैसे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, नगरहोल नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको केरला में स्थित देखने को मिलेगा और एक इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक तरीके से सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का जिसको डेजिग्नेशन मिला है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये जो पूरा एरिया है, पूरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लगभग 344.44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है।
और ये मैंने आपको बताया, ये जुड़ी हुई एक टाइगर रिजर्व और जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड मुदुपुलाई ऑफ तमिलनाडु, इन सब से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखना, जो काबिनी रिवर है ये बेसिकली कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। तो काबिनी नदी यहाँ पर बहती है इस सेंचुरी से। आपसे क्वेश्चन बन सकता है काबिनी रिवर कौन सी सेंचुरी से बहती है, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उसमें एलिफेंट हो गया, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मैके, बहुत सारे यहाँ पर जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करो, और जो टारगेट है ना 2000 से ज़्यादा का, वो फटाफट यहाँ पर पहुँचा दो, और कॉमेंट्स भी आप लोगों को करते रहने हैं। नाउ आते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। पता नहीं थर्ड है या शायद फोर्थ है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में देखा होगा एक और नया विवाद, तो उस नए विवाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो है फॉकलैंड आइलैंड इशू, ठीक है। ये विवाद मतलब आपको इंटरेस्टिंग सा लगेगा, क्या है इसके अंदर सब कुछ समझेंगे। पहले तो इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट करना सीखो। जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, तो हुआ यह है कि हाल ही में आपको पता होगा चाइना ने विंटर ओलंपिक्स को रखा। उस विंटर ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ गईं, जिसमें से अर्जेंटीना भी यहाँ पर गया था। अब अर्जेंटीना गया, चाइना ने भर भर के पैसा पकड़ा दिया इन कंट्रीज़ को। पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया, आपको पता है वो चाइना की हरकतें हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ को काफ़ी सारा पैसा दिया है, उसमें से अर्जेंटीना भी है जो कि काफ़ी सारा पैसा लेकर आया है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको मुद्दा समझाऊंगा, उसका बैकग्राउंड समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ समझो। तो हाल ही में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक बात हुई है, चाइना ने यहाँ पर अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हुए चाइना ने एक अपनी तरफ से काम करवाया है अर्जेंटीना से। वो काम क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को मैप में फॉकलैंड आइलैंड की तरफ लेकर चलता हूँ। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है, जब आप लोग ये वाला मैप देखोगे तो मैंने 3 मैप लगा रखे हैं नीचे ही। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, सॉरी ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको ये जो गोला दिख रहा है ना, यही है यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। इसको मैं जूम कर दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये आपको नीचे फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपको दूसरे मैप पर आना है। इस वाले मैप को देखो, ये एक तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से देख पाओगे। यहाँ पर साउथ अमेरिका हुआ पूरा, ये अर्जेंटीना हुआ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जेंटीना के बराबर में ही, जस्ट बराबर में यहाँ पर आपको फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैप आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें बस खाली समझ में आनी चाहिए अच्छे से, जो कि दिमाग में बैठ जाएँ, बस और क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये देख पाओगे, फिर से अगेन यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला मैप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यहीं पर अर्जेंटीना देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इधर आपको ऊपर चाइना देखने को मिलेगा, है ना, और यहीं पर आपको फॉकलैंड देखने को मिलेगा। इस आइलैंड को लेकर, इस महाद्वीप को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट क्या है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक तरीके से मैं इसको मैप को थोड़ा सही कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो इसी में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ऊपर आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्रिटेन हो गया। अब देखो ब्रिटेन, ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ना, मैं एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो फॉकलैंड आइलैंड आप लोग को दिख रहा है, ये बेसिकली ब्रिटेन का है, यानी कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ये आपको फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने इसके अंदर रेफरेंडम वगैरह करवाकर अपना पूरी तरह से बना रखा है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना भी क्लेम करता है कि आइलैंड हमारा है, लेकिन अभी ये मामला शांत पड़ा है। ये सब जानते हैं आइलैंड यहाँ पर यूके का है, सब कुछ यहाँ पर पता है सभी लोगों को। हालांकि कोई प्रॉपर रेफरेंडम जैसे यूएन वगैरह ने नहीं करवाया है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम हुआ है, उसके बाद ये आइलैंड यूके का कहलाता है। अब क्या हुआ, चाइना के अंदर ओलंपिक्स हुए, ऊपर नीचे आते हैं। चाइना के ऊपर मान लो यहाँ पर इमेजिन करते हैं, चाइना के ऊपर इसके अंदर ओलंपिक्स हुए। इन ओलंपिक्स के अंदर क्या हुआ, अब इन ओलंपिक्स में यहाँ पर कंट्रीज़ गई अलग अलग, जिसमें से अर्जेंटीना भी गया था। अर्जेंटीना को काफ़ी सारे पैसे दे दिए चाइना ने, बहुत सारे पैसे दिए। अब पैसे दिए तो अर्जेंटीना ने बोला चलो भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चाइना ने बोला एक काम ज़रूर कर सकते हो, वो काम ये है, ये जो आइलैंड है ना ये अपना बताने लगो, ठीक है। अर्जेंटीना ने बोला, अर्जेंटीना से कहा कि ये जो आइलैंड है इसको क्लेम करना चालू करो, ये आइलैंड हमारा है और चाइना तुमको सपोर्ट करेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, यूके से क्या दुश्मनी होगी, तो यूके से बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो दुश्मनी ये है कि यूके जो है ना वो अपना जहाज़ लेकर, अपना जो डिस्ट्रॉयर है वो इस वाले एरिया से निकलता है, ताइवान वाले एरिया से निकलता है। यहाँ पर आपको ये तरीके से चाइना देखने को मिलेगा, इधर आपको ताइवान वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो साउथ चाइना सी से निकल के बार बार आता है। तो चाइना के मना करने के बाद भी यहाँ पर यूके अपना डिस्ट्रॉयर लेकर जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पर बोला कि आप आते हो हमारी तरफ, अब हमें मिल गया एक तरीका आपसे लड़ने का। वो तरीका यहाँ पर है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड बेसिकली यूके का है।
लेकिन अब चाइना ने अर्जेंटीना को पैसे देने के बाद अर्जेंटीना से बोला कि भाई यहाँ पर इस आइलैंड को क्लेम करो। तो अर्जेंटीना ने यहाँ पर बोला बिल्कुल कि ये जो आइलैंड इसको क्लेम किया गया अर्जेंटीना के थ्रू, तो उसी क्लेम को रिजेक्ट किया है ब्रिटेन ने यहाँ पर एक तरीके से ट्वीट करके बताया कि भाई जो भी स्टेटमेंट दिया गया है चाइना के थ्रू, चाइना सपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना को कि भाई फॉकलैंड आइलैंड को क्लेम करो, ये सब गलत है। ये आइलैंड ब्रिटेन का था और ब्रिटेन का ही है। बस इतना सा मुद्दा है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे डिस्प्यूट को समझ गए होंगे, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। जैसे कि फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में बात करें तो आपने अभी फॉकलैंड आइलैंड का यहाँ पे ये बताया गया है कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है फॉकलैंड आइलैंड। तो इसके बारे में तो आपको एक एक बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपको मैंने 3-4 मैप में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो फॉकलैंड आइलैंड है, इसको 1-2 नाम से और जानते हैं। एक नाम है इसका मालविनस आइलैंड्स, या फिर इसको स्पेनिश इस्लास के नाम से भी जाना जाए, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मालविनस आइलैंड या फिर स्पेनिश इस्लास मालविनस करके यहाँ पर जाना जाता है। ये बेसिकली आइलैंड आज के टाइम पर सेल्फ गवर्न कर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर इसके पूरी तरह से इसके ऊपर रोल निभा रहा है। यूके का यहाँ पर आइलैंड है, काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर यूके की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। अब ये जो फॉकलैंड आइलैंड है, आखिरकार इसका इतिहास क्या रहा है वो हमें जानना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ब्रिटिशर्स थे 1765 में, ठीक है, यहाँ पर ये पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर वेस्ट फॉकलैंड में सेटल किया। तो ब्रिटिशर्स ने 1765 में सबसे पहली बार वेस्ट फॉकलैंड के अंदर सेटल कर चुके थे, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से अपना काम वाम लगा चुके थे। फिर उसके बाद ये जो 1770 है, 1765 के बाद 1770 में स्पेन जो है, स्पेनिश यहाँ पर आइलैंड लेके जाते हैं। काफ़ी बार डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन बाद में घूम घुमा के ना ब्रिटिशर्स के पास में आइलैंड वापस से आ जाता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास में आता है। और फिर उसके बाद ये कहानी आगे चलती रहती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना बाद में आज़ाद होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे 1820 में जो अर्जेंटीना सरकार है ये डिक्लेयर कर दी अपना इंडिपेंडेंस, स्पेन से ये आज़ाद हो जाते हैं 1816 के अंदर। फिर 1820 में यहाँ पर आगे कहानी बढ़ती है। और फिर उसका जब अर्जेंटीना आज़ाद होता है तो ये बोलता है हमारे कंट्री के बराबर में ये आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, और इसके ऊपर हमारी सॉवरेटी है, हम लोग यहाँ पर इसको क्लेम करते हैं। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से वॉर करने की पूरी तरह से कोशिश करी, यहाँ पर एक तरीके से इसको कब्जाने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो एक तरीके से यूके है उसने सारी चीज़ों को संभाला, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, अर्जेंटीना से वापस से यहाँ पर आइलैंड लिया। तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो ये ब्रिटेन है उसी के पास ये पर्टिकुलर आइलैंड देखने को मिलेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती रहती है, वर्ल्ड वॉर के बाद में भी ये जो इशू है वो ऐसा का ऐसा रहता है। फिर उसके बाद आप कह सकते हो लगभग 2013 के अंदर, ठीक है, ये देखोगे वही बार बार बताया गया है, पहले इसके पास चला जाता है, उसके पास चला जाता है, लड़ाई चलती रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी लड़ाइयों के बाद एट द लास्ट 2013 के अंदर जो है इसमें रेफरेंडम करवाया जाता है। अब रेफरेंडम के अंदर जो वोटिंग वगैरह करवाई जाती है, उस वोटिंग में जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो ब्रिटिशर्स के पास, मतलब कि यूके की साइड जाना यहाँ पर सही समझते हैं और वो यूके की साइड में जाते हैं। अच्छा, ये लोग यूके की साइड जाना क्यों सही समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि अर्जेंटीना के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हालत काफ़ी बेकार है। हालत बेकार होने का मतलब यह है कि गरीबी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा गरीबी यहाँ पर देखने को मिलेगी और स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुअरनेस देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो लोग जो है वो यूके की साइड जाना पसंद किए। तो आज के टाइम पर यह आइलैंड यूके का कहलाता है। लेकिन विवाद क्या हो रहा है ये मैंने आप लोग को सारी बातें बता दी हैं। चाइना कहाँ से कहाँ तक क्लेम करवा रहा है वो सब कुछ मैंने आप लोग को काफ़ी सिंपल शब्दों में समझा दिया है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को आप लोग अगेन रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से, साथ ही साथ यहाँ पर इकॉनमी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, उन्होंने जो बजट 2022 पेश किया है, इस बजट के अंदर बताया है कि जो सरकार है वो बहुत सारे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने वाली है। अब जो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे उसके बदले में सरकार के पास पैसा आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो बॉन्ड है, मान लो एक पेपर है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ गारंटी दे दी है कि भाई यहाँ पे हम लोगों को इतना पैसा चाहिए, इसकी चीज़ की हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं और इतना पैसा आप लोग दोगे, इतने समय के लिए तक दोगे, आपको उसके बदले में ब्याज मिलेगा। तो सरकार ने बॉन्ड जारी किए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, उस बॉन्ड के माध्यम से लोग पैसा देंगे सरकार को और ये बॉन्ड अपने पास रखेंगे। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ये बॉन्ड वापस से लो और हमारा पैसा दो ब्याज के साथ में, इन्वेस्टमेंट जैसा कहते हैं, है ना। तो ये बेसिकली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। अब ये ग्रीन को लगाए मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। बॉन्ड मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई है वो बॉन्ड की डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन इसको ग्रीन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इकॉनमी को फेवर करेगा, एनवायरमेंट के ऊपर यहाँ पर काम करेगा,
ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी को कम करेगा, क्योंकि अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एनवायरमेंट के अंदर, वो कार्बन है। कार्बन लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं। तो बेसिकली कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड काम करेगा। सरकार पैसा लेगी और उसके बाद यहाँ पर अपने आगे प्रोजेक्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जिससे कि हम लोग एनवायरमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत बना सकें। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है सरकार का एक कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट ये है कि हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुँचेंगे 2070 तक। हम लोगों ने ग्लासगो की समिट जो हुई थी रिसेंटली, वहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, जो पोल्यूशन है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। तो उसकी तरफ अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो एनवायरमेंट के सेक्टर में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के चक्कर में जो सरकार है वो इस बॉन्ड को इशू कर रही है, जिससे पैसा आएगा और देन उसके बाद यहाँ पर इस पैसे को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्रीन बॉन्ड। अब अगर हम लोग बात करें, ग्रीन बॉन्ड बेसिकली इशू कर सकता है कोई भी कंपनीज हो गया, कंट्री हो गया, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ये सब यहाँ पर इशू कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को। इन बॉन्ड्स के बदले में यहाँ पर पैसा उठा सकते हैं, फिर उसके बाद उस पैसे को लगा सकते हैं किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हाँ, एक टॉपिक यहाँ पर ये भी आता है, आपको पता होगा ये ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करी है तो आपको मैंने एक चीज़ और बता रखी है। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, है ना, और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में ये होता है बिल्कुल शुरू से कोई चीज़ बनाना। मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाना है और इसमें हमें हॉस्पिटल बनाना है। क्या बनाना है? इस वाले एरिया में हमें हॉस्पिटल बनाना है और इसके ऊपर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के मतलब क्रिएट करना है। तो इसका मतलब ये हमारे पास प्लॉट खाली है, बिल्कुल जड़ से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक हॉस्पिटल को डेवलप करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग जड़ से एक हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद होता है एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में आप कह सकते हो यहाँ पर हॉस्पिटल का एक मंजिल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो हमने थोड़ा सा पैसा अनाउंस किया है कि हम लोग पैसा लगाएंगे, इसी को बेसिकली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करके मान लो इसके ऊपर एक दूसरा मंजिला बनाएंगे। अब जब दूसरा मंजिला बनाएंगे तो इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो थोड़ा बहुत तैयार है उसमें हम लोग थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, जो ये ग्रीन टर्म है ना, इसको दो चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। ग्रीन एक तो एनवायरमेंट से जोड़ा जा सकता है और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। क्लियर हुआ? नाउ बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा आएगा सरकार के पास वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च जाएगा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च जाएगा, ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च जाएगा और भी ऐसी सारी चीज़ें जो कि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे, एनवायरमेंट को और ज़्यादा बेहतर करे, उन सब चीज़ों के ऊपर ये खर्चा आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जो हमारा 2020 का एंड था, मतलब साल 2020 हमारा ख़त्म हुआ है, तो साल 2020 के एंड तक लगभग 24 जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने क्या किया था, सोवरेन ग्रीन जो सोशल और सस्टेनेबल बॉन्ड्स हैं इनको इशू किया है। तो मतलब 24 सरकारों ने ये बॉन्ड्स इशू किए थे साल 2020 के एंड तक। साल 2021 का डेटा तो नहीं है हमारे पास, साल 2020 तक ये पैसा अनाउंस किया गया था, इसमें काफ़ी सारा पैसा कलेक्ट किया गया था ताकि एनवायरमेंट के ऊपर काम किया जा सके। क्लियर हुआ? उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, वो क्या रखना है ध्यान, ये तो आपको मैंने किसके बारे में बता दिया, ग्रीन बॉन्ड के बारे में, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो कि हमारी सरकार यहाँ पर जारी कर रही है। उसके बाद सरकार क्लाइमेट एक्शन को लेकर और क्या क्या काम कर रही है तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट एक्शन के लिए यहाँ पर सरकार ने सबसे पहला काम किया है, यहाँ पर लगभग बहुत सारे स्टेप्स उठाएं कि हम लोग एक तरीके से क्लाइमेट को बचाएंगे। उसमें बचाने के लिए सबसे पहला बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी हमारी रहने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एडिशनल एलोकेशन रखा गया है पीएलआई स्कीम के तौर पर, हम लोग एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसके लिए, सोलर मॉड्यूल्स के लिए। मतलब कि देखो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं कैसे, सोलर प्रोजेक्ट लगाकर, सोलर पैनल्स लगाकर। अब क्या होगा, सोलर पैनल्स को बनाएंगे तो उससे भी मतलब ये होगा कि उसका यूज़ ज़्यादा होगा। तो सोलर पैनल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी किया गया है कि भाई यहाँ पर जो जो फर्म्स बनाना चाहती है सोलर पैनल्स को, उनको तो वो बनाएं, उसके बदले में सरकार यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी। इससे यहाँ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और भी बहुत सारा फायदा बढ़ेगा। तो सरकार बहुत सारे स्टेप्स आज के टाइम पर उठा रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खासकर सरकार ने काम करने का पूरी तरह से फोकस किया है। आई होप आप लोग को एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब क्या करना है, अगर आप लोगों ने वीडियो काफ़ी अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जो JCPOA एग्रीमेंट है
बेसिकली यहाँ पर एक निगोशिएशन 2015 के अंदर ये डील हुई थी ईरान के बीच में और P5+1 के बीच में। तो P5+1 मतलब ये टोटल 6 हैं। तो 6 कंट्रीज़ के नाम कौन कौन से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में अनाउंस किया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का या उस स्कीम का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, जो कि हिली एरियाज़ में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, पहाड़ों वाले एरियाज़ में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा ये क्या है, डैश, ये बेसिकली यहाँ पर एक रिजर्व आएगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यहाँ पर इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिला है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फॉकलैंड आइलैंड को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है आपसे, देखो ऐसे कौन से बॉन्ड होते हैं जो कि कंपनीज, कंट्रीज और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसको इशू करती हैं खासकर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, तो उन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल सा इस आर्टिकल, इस सेंटेंस को मत समझना, यहाँ पर क्वेश्चन है काटसा के बारे में, ठीक है। पूछा ये गया एग्जैक्टली कि काटसा की फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। काटसा की फुल फॉर्म पूछने के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा रखा था, ओके। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इन सभी के आंसर्स मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन कोशिश करना कि इनके आंसर्स आप लोग नहीं देखो और अपने आप से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर हुआ ना? उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है, और मैं आपको साथ ही साथ पीडीएफ भी दिखा दूंगा कैसे आपको पीडीएफ दिख रही है। तो अभी हम लोगों ने JCPO के बारे में डिस्कशन किया, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, इसको रिस्टोर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, JCPO का बैकग्राउंड क्या है, क्या रोल था डोनाल्ड ट्रंप का, जो बाइडन का, अभी हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन किया है, मैप वगैरह सब कुछ देखा है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमने पर्वतमाला स्कीम के बारे में जाना, पर्वतमाला स्कीम को हम लोग कैसे ला रहे हैं, प्लस ये स्कीम क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया। अगला आर्टिकल हमने देखा था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों है चर्चा में, कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, और यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन सी नदी यहाँ से बहती है, अभी मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अगला आर्टिकल हम लोगों ने फॉकलैंड इशू के बारे में डिस्कस किया था, एक नया विवाद, ब्रिटेन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिजेक्ट किया है, चाइना अर्जेंटीना यहाँ पर क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर, चाइना कैसे सपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना को, फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर स्थित है, क्या है फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड का इतिहास क्या है, कैसे रेफरेंडम हुआ था, ये सारी बातें अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर, ग्रीन बॉन्ड्स अभी यहाँ पर रिसेंटली जारी करने के बारे में चर्चा करा गया है, किसमें, एक तरीके से बजट के अंदर। तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्लस क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहाँ पर सरकार और क्या कर रही है हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस शेयर करवाए गए हैं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आई होप आप लोग को एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।